हिरोशिमा, नागासाकी तो बस एक झांकी थे। 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में चले थे वो परमाणु हथियार, जिसकी तबाही के सबूतों ने आज भी आधुनिक विज्ञान को ला रखा है घुटनों पर। इंटरनेट और सैटेलाइट तो कल की ही बात है। बिना किसी गैजेट के लाइव वॉर देखने वाली 5000 साल पहले की वो टेक्नोलॉजी जिसने उड़ाई नासा, एलॉन मस्क के रातों की नींद। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पड़ गई फीकी। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में रोका गया था समय, दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी आज तक नहीं सुलझा पाए ये गुत्थी। रडार और सेंसर हुए फेल, मंत्रों से चलने वाले वो बाण जो टारगेट का पीछा करके ही दम लेते थे। आज की गाइडेड मिसाइलें और परमाणु बम भी जिनके आगे मांगते हैं पानी। मौत भी जिसे छूने से डरती थी। भीष्म के इच्छा मृत्यु का वो राज जिसने बायोलॉजी के सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी। 2025 का मेडिकल साइंस भी जिसे समझने में नाकाम है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, हमें लगता है कि हम तकनीक के शिखर पर हैं। हमारे पास सुपर कंप्यूटर हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन जरा ठहरिए और अपने दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि आज जो हकीकत आपके सामने आने वाली है वो आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगी। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस विज्ञान पर आज हम इतना इतरा रहे हैं वो हमारे पूर्वजों के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं था? क्या हो अगर आपको पता चले कि जिसे हम आज मॉडर्न साइंस कहते हैं वो भारत की हजारों साल पुरानी उस लॉस्ट टेक्नोलॉजी का एक बहुत छोटा और कमजोर सा हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं उस कालखंड की जब दुनिया के बाकी देश शायद कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे। तब भारत की धरती पर ऐसे विध्वंसक हथियार और ऐसी उन्नत तकनीक मौजूद थी जिसे आज का 2025 का विज्ञान जादू या चमत्कार मानकर पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन वो जादू नहीं था, वो शुद्ध विज्ञान था। एक ऐसा विज्ञान जिसने परमाणुओं को तोड़ना, समय को रोकना और हजारों किलोमीटर दूर देखना मुमकिन कर दिया था। आखिर कैसे हजारों साल पहले भारत ने वो हासिल कर लिया था जिसके लिए आज दुनिया की महाशक्तियां खरबों डॉलर खर्च कर रही हैं? क्या हमारे पास एलियंस की तकनीक थी या हमारे ऋषि मुनि ही वो असली वैज्ञानिक थे जिनका ज्ञान आज लुप्त हो चुका है? क्या महाभारत सिर्फ एक युद्ध था या वो दुनिया का पहला परमाणु युद्ध था? इन सारे सुलगते सवालों के जवाब सबूतों और तर्कों के साथ हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्लाइमेक्स में एक ऐसा खुलासा है जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। अगर आपको अपनी संस्कृति पर गर्व है तो अभी कमेंट में जय हिंद या सत्यमेव जयते जरूर लिखें। अब पर्दा उठाते हैं उस महासत्य से जिसे अक्सर माइथोलॉजी या पौराणिक कथा कहकर खारिज करने की कोशिश की जाती है। हम बात कर रहे हैं महाभारत की। जी हाँ, महाभारत, जिसे लोग सिर्फ एक पारिवारिक झगड़े या धर्म युद्ध की तरह देखते हैं। लेकिन अगर आप इसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आपको समझ आएगा कि यह इतिहास का सबसे उन्नत टेक्नोलॉजिकल वॉर था। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बड़ी बात किस आधार पर कह रहा हूं, तो चलिए सबूतों की बात करते हैं। दुनिया के सबसे पहले परमाणु बम का परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को तो आप जानते ही होंगे। जब 16 जुलाई 1945 को उन्होंने ट्रिनिटी टेस्ट में पहला परमाणु विस्फोट देखा तो उस भयानक मंजर को देखकर उनके मुंह से फिजिक्स का कोई नियम नहीं निकला, बल्कि उनके मुंह से निकले श्रीमद् भगवद गीता के वो शब्द, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता, यानी अगर आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, तो उनका प्रकाश शायद उस महाकाल के प्रकाश के समान हो। ओपेनहाइमर ने खुद स्वीकार किया था कि आधुनिक दुनिया का पहला परमाणु विस्फोट तो 1945 में हुआ, लेकिन प्राचीन दुनिया में ऐसे विस्फोट महाभारत काल में हो चुके थे। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये उस वैज्ञानिक का बयान है जिसे फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। आखिर ओपेनहाइमर को भारत के इस ग्रंथ में ऐसा क्या दिखा जो उन्हें अपनी लैब में नहीं मिला? दरअसल महाभारत में जिन अस्त्रों शस्त्रों का वर्णन है वो तीर कमान या तलवार भाले नहीं थे, वो एनर्जी वेपन्स थे, वो गाइडेड मिसाइलें थीं, वो साउंड वेव टेक्नोलॉजी थी। आज हम आपको एक एक करके उन दिव्यास्त्रों की डिकोडिंग करके दिखाएंगे कि कैसे 5000 साल पहले का भारत आज के अमेरिका, चीन और रूस से हजारों साल आगे था। ब्रह्मास्त्र बनाम परमाणु बम, असली सच। सबसे पहले बात करते हैं उस हथियार की जिसका नाम सुनते ही तीनों लोगों में कंपी छूट जाती थी।
ब्रह्मास्त्र। आज की पीढ़ी को लगता है कि ये कोई जादुई मंत्र था जिससे आग निकलती थी, लेकिन जरा महाभारत में लिखे इसके वर्णन को ध्यान से पढ़िए और उसे आज की न्यूक्लियर फिजिक्स से मिलाइए। महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि जब ब्रह्मास्त्र चलाया जाता था तो 10 दिशाओं में भयानक आंधी चलने लगती थी, आकाश से उल्कापात होने लगता था, पानी खौलने लगता था और धरती ऐसे कांपती थी जैसे प्रलय आ गया हो। क्या ये वर्णन आपको किसी साधारण आग का लगता है? बिल्कुल नहीं। ये हूबहू वही लक्षण हैं जो एक परमाणु विस्फोट यानी न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद पैदा होते हैं। और सुनिए, महाभारत में आगे लिखा है कि इस अस्त्र के प्रयोग के बाद लोगों के बाल और नाखून झड़ने लगते थे, भोजन विषैला हो जाता था और आने वाली पीढ़ियां अपंग पैदा होती थीं। आज का मेडिकल साइंस हमें बताता है कि ये सारे लक्षण रेडिएशन पॉइजनिंग के हैं। सोचिए, 5000 साल पहले जब दुनिया को रेडिएशन शब्द का मतलब भी नहीं पता था, तब हमारे ग्रंथकार इतनी सटीक बात कैसे लिख गए? क्या ये महज कल्पना हो सकती है? असंभव। इतनी सटीक कल्पना कोई नहीं कर सकता जब तक उसने वो देखा ना हो या वो विज्ञान न समझा हो। ब्रह्मास्त्र दरअसल एक ऐसा मास डिस्ट्रक्शन वेपन था जो E=mc² के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप में लागू करता था, यानी मंत्रों के वाइब्रेशन से एक्टिवेट होता था। आज विज्ञान भी मानता है कि ध्वनि में ऊर्जा होती है और अगर सही फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाए तो ऊर्जा को केंद्रित करके भयानक विस्फोट किया जा सकता है। हमारे पूर्वजों ने ध्वनि विज्ञान साइमेटिक्स में महारत हासिल कर ली थी। वो जानते थे कि किस वाइब्रेशन से परमाणु विखंडन, फिशन या संलयन, फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यानी ब्रह्मास्त्र कोई तीर नहीं बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड मिसाइल थी जिसे वॉयस कमांड या मेंटल कमांड से लॉन्च किया जाता था। नारायण अस्त्र और आधुनिक एंटी मिसाइल डिफेंस। ब्रह्मास्त्र तो सिर्फ शुरुआत है। अब जरा नारायण अस्त्र की टेक्नोलॉजी को समझिए, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया तो पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। इस अस्त्र की खासियत क्या थी? ये अस्त्र किसी एक लक्ष्य को नहीं मारता था, बल्कि ये उन सभी लोगों को टारगेट करता था जिनके हाथ में हथियार होते थे या जो लड़ने की कोशिश करते थे। जैसे ही कोई सैनिक अपना हथियार उठाता, ये अस्त्र आग का गोला बनकर उस पर गिरता। और इससे बचने का उपाय क्या था? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपने हथियार डाल दो, जमीन पर लेट जाओ और मन में युद्ध का विचार भी मत लाओ। जैसे ही पांडवों ने ऐसा किया, वो अस्त्र उनके ऊपर से शांत होकर गुजर गया। अब जरा इस सीन को आज की 2025 की टेक्नोलॉजी से जोड़िए। ये क्या है? ये आज की हीट सीकिंग मिसाइल या मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी का बाप है। आज की आधुनिक मिसाइलें भी गर्मी, हीट सिग्नेचर या रडार सिग्नल को ट्रैक करती हैं। नारायण अस्त्र एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर काम करने वाला हथियार था जो आक्रामकता, एग्रेशन या हथियार की धातु, मेटल डिटेक्शन को सेंस करता था। जैसे ही कोई लड़ने का प्रयास, एक्शन करता, उसका सिस्टम उसे थ्रेट मानकर एलिमिनेट कर देता और जैसे ही कोई सरेंडर करता, उसका सिस्टम उसे नॉन कॉम्बैटेंट मानकर छोड़ देता। सोचिए, 5000 साल पहले एक ऐसा हथियार जो खुद निर्णय ले सकता था कि किसे मारना है और किसे छोड़ना है। आज हम जिस ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम पर बहस कर रहे हैं, जिसे लेकर UN में चिंता जताई जा रही है, वो टेक्नोलॉजी भारत के योद्धाओं के पास हजारों साल पहले थी। ये साबित करता है कि महाभारत काल का विज्ञान सिर्फ विध्वंसक ही नहीं था, बल्कि बेहद सटीक और नियंत्रित भी था। संजय की दिव्य दृष्टि बनाम सैटेलाइट एंड क्वांटम फिजिक्स। हथियारों से थोड़ा हटकर अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसने कम्युनिकेशन और सर्विलांस की दुनिया को बदल कर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं संजय की दिव्य दृष्टि की। हस्तिनापुर के महल में बैठकर मीलों दूर कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहे युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाना, क्या ये सिर्फ अंतर्ज्ञान था? अगर हम इसे आज की भाषा में डिकोड करें तो यह लाइव स्ट्रीमिंग का सबसे उन्नत रूप था। आज हम अमेरिका के GPS या सैटेलाइट इमेजरी पर निर्भर हैं, लेकिन संजय के पास क्या था? क्या उनके पास कोई पर्सनल सैटेलाइट था या कोई ड्रोन कैमरा? दरअसल ये उससे भी आगे की चीज थी। इसे हम आज के क्वांटम एंटेंगलमेंट और रिमोट व्यूइंग के सिद्धांतों से समझ सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि दो कण, पार्टिकल्स, चाहे कितनी भी दूरी पर हों, वो एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं और सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। महर्षि व्यास ने संजय को शायद ऐसी ही किसी कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी से ट्यून कर दिया था जिससे वो कुरुक्षेत्र के डेटा को सीधे अपने दिमाग में रिसीव कर रहे थे। इसे आप बायोलॉजिकल टेलीविजन या न्यूरोलिंक कह सकते हैं। आज एलॉन मस्क जिस न्यूरालिंक
चिप को इंसान के दिमाग में लगाकर कंप्यूटर से जोड़ने की बात कर रहे हैं। संजय की विद्या उससे कहीं आगे थी। उन्हें किसी चिप या स्क्रीन की जरूरत नहीं थी। उनका दिमाग ही रिसीवर था और उनका दिमाग ही स्क्रीन था। वो न सिर्फ देख सकते थे बल्कि युद्ध में योद्धाओं के मन में चल रहे विचारों को भी जान सकते थे। यानी उनके पास सिर्फ विजुअल एक्सेस नहीं था बल्कि डेटा एक्सेस भी था। ये आज की किसी भी स्पाई सैटेलाइट की क्षमता से हजारों गुना ज्यादा है। ये बताता है कि हमारे पूर्वजों ने चेतना, कॉन्शियसनेस और ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी के बीच के संबंध को पूरी तरह सुलझा लिया था। एक तीर से अनेक तीर और MIRV टेक्नोलॉजी। बचपन में आपने रामायण या महाभारत के टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि एक योद्धा धनुष से एक तीर छोड़ता है और वो हवा में जाकर 10, 100 या 1000 तीरों में बदल जाता है। हम सबने इसे स्पेशल इफेक्ट्स समझकर तालियां बजाईं। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये वाकई सिर्फ जादू था? आज भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 तकनीक पर काम करती है। उसे कहते हैं MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब है कि एक ही बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होती है, लेकिन अंतरिक्ष में जाकर उसके अंदर से कई अलग अलग वॉरहेड सकते हैं। अब महाभारत के उस वर्णन को याद कीजिए। एक बाण छूटा और उसने आसमान में जाकर वर्षा की तरह अनगिनत बाणों का रूप ले लिया। ये हूबहू MIRV टेक्नोलॉजी है। उस समय के बाण लकड़ी के सामान्य तीर नहीं थे। वो धातु के बने विशेष खोल केसिंग होते थे, जिनके अंदर सब म्यूनिशंस या क्लस्टर बम भरे होते थे। जैसे ही वो बाण एक निश्चित ऊंचाई या दूरी पर पहुंचता, उसका मैकेनिज्म खुल जाता और उसके अंदर से छोटे छोटे कई हथियार निकलकर दुश्मन पर बरस पड़ते। इसे सम्मोहन अस्त्र या अन्य नामों से जाना जाता था। इसके अलावा शब्द भेदी बाण की तकनीक को देखिए। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को शब्द भेदी बाण से मारा था और महाभारत में भी इसका जिक्र है। ये आज की अकॉस्टिक होमिंग टॉर्पीडो या साउंड गाइडेड मिसाइल है, यानी टारगेट दिखाई न दे लेकिन उसकी आवाज सुनकर मिसाइल उसका पीछा करे और सटीक निशाना लगाए। हमारे पूर्वजों ने ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स को ट्रैक करने वाली ऐसी गाइडेड तकनीक विकसित कर ली थी जिसे आज की सेनाएं अब जाकर ठीक से समझ पा रही हैं। यह सिद्ध करता है कि एरोडायनामिक्स और गाइडेंस सिस्टम में भारत का ज्ञान अतुलनीय था। भीष्म पितामह और इच्छा मृत्यु, बायो हैकिंग का चरम। अब चलते हैं मेडिकल साइंस के उस क्षेत्र में जहां आज का विज्ञान अभी घुटनों के बल रेंग रहा है, जबकि महाभारत काल में वो दौड़ रहा था। भीष्म पितामह और उनकी इच्छा मृत्यु। तीरों की शैया पर लेटे हुए भीष्म शरीर छलनी होने के बावजूद अपनी मौत को रोके रखते हैं और जब चाहते हैं उत्तरायण के समय तभी अपने प्राण छोड़ते हैं। आज का डॉक्टर इसे असंभव कहेगा, लेकिन क्या ये वाकई असंभव है? विज्ञान आज स्पेंडेड एनिमेशन और क्रायोजेनिक्स पर काम कर रहा है, जहां इंसान के शरीर की प्रक्रियाओं को धीमा करके उसे लंबे समय तक जीवित रखा जा सकता है। लेकिन भीष्म की तकनीक इससे कहीं ज्यादा एडवांस थी। यह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर पूर्ण नियंत्रण का मामला था। सामान्य इंसान का अपने दिल की धड़कन, रक्त प्रवाह या दर्द के एहसास पर जोर नहीं चलता, लेकिन योग विज्ञान कहता है कि एक योगी अपनी प्राण ऊर्जा, बायो एनर्जी को शरीर के किसी भी हिस्से में केंद्रित कर सकता है या उसे रोक सकता है। भीष्म ने अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को, अपनी कोशिकाओं की मृत्यु दर, सेल्यूलर डेथ रेट को अपने वश में कर लिया था। इसे आज की भाषा में अल्टीमेट बायो हैकिंग कहा जा सकता है। उन्होंने अपने दर्द के सिग्नल्स को दिमाग तक पहुंचने से ब्लॉक कर दिया था और अपनी लाइफ फोर्स को होल्ड पर डाल दिया था। यह इच्छा शक्ति और उन्नत योग तकनीक का ऐसा मिश्रण था जिसे आज का न्यूरोसाइंस समझने की कोशिश कर रहा है। यह साबित करता है कि उस दौर में मानव शरीर की क्षमताओं, ह्यूमन पोटेंशियल को उस स्तर तक विकसित कर लिया गया था जिसे हम आज सुपर ह्यूमन कहते हैं। श्री कृष्ण का समय रोकना और सापेक्षता का सिद्धांत। अब बात करते हैं उस घटना की जो महाभारत के केंद्र में है और जो भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के सबसे बड़े नियम को चुनौती देती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को गीता का उपदेश देना। युद्ध के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं, बाण चलने ही वाले हैं, लेकिन उसी बीच श्री कृष्ण अर्जुन को 18 अध्याय की गीता सुनाते हैं। इसमें कितना समय लगा होगा? कम से कम 2 से 3 घंटे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब उपदेश खत्म हुआ तो युद्ध वहीं से शुरू हुआ जहां रुका था। कोई सैनिक बोर होकर बैठा नहीं, किसी ने हमला नहीं किया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया फ्रीज हो गई थी। क्या श्री कृष्ण ने समय, टाइम को रोक दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में बताया कि समय निरपेक्ष एब्सोल्यूट नहीं है, यह सापेक्ष रिलेटिव है।
ग्रेविटी या गति, स्पीड के साथ समय धीमा या तेज हो सकता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। श्री कृष्ण, जो स्वयं इस ब्रह्मांड के रचयिता माने जाते हैं, या अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो एक उच्च आयामी हायर डिमेंशनल व्यक्तित्व थे। वे 3 डायमेंशन की दुनिया में रहकर 4th डायमेंशन समय को नियंत्रित कर रहे थे। उन्होंने शायद एक ऐसा टाइम बबल या हाइपर डायमेंशनल स्पेस क्रिएट किया जहां अर्जुन और उनके लिए समय बहुत धीमा हो गया, जबकि बाहर की दुनिया के लिए वो सिर्फ एक पल था। जैसे फिल्म इंटरस्टेलर में एक ग्रह पर बिताया 1 घंटा धरती के 7 साल के बराबर था, वैसे ही कृष्ण की उस अवस्था के कुछ घंटे बाहरी दुनिया के लिए नैनो सेकंड्स रहे होंगे। यह बताता है कि स्पेस टाइम फैब्रिक को मोड़ने वार्प का ज्ञान भारत में 5000 साल पहले मौजूद था। जिसे आज हम थ्योरेटिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो कुरुक्षेत्र में प्रैक्टिकली हो रहा था। सुदर्शन चक्र, अंतिम सुरक्षा कवच। हथियारों की बात हो और सुदर्शन चक्र का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण की उंगली पर घूमने वाला वो चक्र जो दुश्मन का अंत करके ही वापस आता था। क्या ये सिर्फ एक तश्तरी थी? नहीं। सुदर्शन चक्र की कार्य प्रणाली, मैकेनिज्म को समझिए। यह एक ऐसा हथियार था जिसे आज की भाषा में बूमरैंग मिसाइल, रीयूजेबल गाइडेड वेपन कहा जा सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसकी गति और सटीकता। शास्त्रों में इसे मन की गति से चलने वाला बताया गया है। अगर हम इसे डिकोड करें तो यह थॉट कंट्रोल्ड डिवाइस था। इसमें ऐसे सेंसर्स लगे थे जो इसे लॉन्च करने वाले ऑपरेटर के पास वापस आने के लिए गाइड करते थे। लेकिन सुदर्शन चक्र का रहस्य सिर्फ इतना नहीं है। इसका नाम है सुदर्शन यानी शुभ दर्शन, लेकिन ये काल का रूप भी था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक प्रकार का रोटेटिंग एनर्जी डिस्क था जो प्लाज्मा तकनीक, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी पर आधारित हो सकता है। लेजर या प्लाज्मा से बनी एक ऐसी डिस्क जो किसी भी पदार्थ को काट सकती थी। आज अमेरिका और चीन जिस लेजर वेपन सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो प्रकाश की गति से हमला करता है, सुदर्शन चक्र उसका सबसे परिष्कृत सोफिस्टिकेटेड रूप था। यह सिर्फ काटता नहीं था, यह ऊर्जा के प्रवाह को भी नियंत्रित करता था। कौरवों का जन्म और टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी महाभारत की एक और घटना है जो आज के जेनेटिक साइंस के गाल पर तमाचा मारती है। गांधारी के 100 पुत्र कौरव, क्या एक माँ एक साथ 100 बच्चों को जन्म दे सकती है? बायोलॉजिकली यह असंभव है। तो फिर महाभारत में यह कैसे हुआ? महाभारत का विवरण सुनिए। महर्षि व्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड को 100 और एक पुत्री के लिए 101 भागों में विभाजित किया और उन्हें विशेष प्रकार के घृत पोषक तत्वों से भरे मटकों जार्स में रखा। एक निश्चित तापमान और वातावरण में उन मटकों में बच्चों का विकास हुआ। दोस्तों, ये क्या है? यह आज की इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक और क्लोनिंग का सबसे पहला और सफल उदाहरण है। उन मटकों को आप आज के इनक्यूबेटर्स या आर्टिफिशियल वूम्ब मान सकते हैं। मांसपिंड का विभाजन स्टेम सेल टेक्नोलॉजी की ओर इशारा करता है, जहां एक सेल से कई अंग या जीव विकसित किए जा सकते हैं। आज 2025 में वैज्ञानिक एक्टोजेनेसिस, शरीर के बाहर भ्रूण का विकास पर शोध कर रहे हैं। लेकिन महाभारत काल में हमारे ऋषियों ने इसे सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया था। 100 कौरव भाई दरअसल दुनिया के पहले क्लोन या टेस्ट ट्यूब बेबीज थे। यह बताता है कि जेनेटिक्स और एम्ब्रियोलॉजी में प्राचीन भारत का ज्ञान कितना गहरा था। लुप्त ज्ञान और कलयुग का सच। अब आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा होगा, और उठना भी चाहिए। अगर हमारे पास इतनी उन्नत तकनीक, इतने भयानक हथियार और इतना गहरा ज्ञान था, तो वो सब गया कहां? आज हम उन हथियारों को क्यों नहीं बना पा रहे? हम वो विमान क्यों नहीं उड़ा पा रहे? इसका जवाब भी महाभारत के अंत में छिपा है। महाभारत का युद्ध इतना विनाशकारी था कि उसने उस समय की पूरी सभ्यता की नींव हिला दी। उस युद्ध में न केवल करोड़ों योद्धा मारे गए, बल्कि वो ज्ञान, वो विज्ञान भी नष्ट हो गया। जिन ऋषियों और वैज्ञानिकों के पास इन अस्त्रों को बनाने और चलाने, कोड्स एंड लॉन्च सीक्वेंसेस का ज्ञान था, उनमें से अधिकांश मारे गए। और जो बचे, उन्होंने देखा कि इस विनाशकारी तकनीक ने मानवता का क्या हाल किया है। इसलिए उन्होंने जानबूझकर इस ज्ञान को एन्क्रिप्ट कर दिया। उन्होंने इसे आसान भाषा से हटाकर क्लिष्ट संस्कृत श्लोकों और मंत्रों में छिपा दिया, ताकि कलयुग के लोग, जिनका चरित्र कमजोर होगा, वे इन हथियारों का दुरुपयोग न कर सकें। जैसा कि ओपेनहाइमर ने परमाणु बम बनाकर पछताते हुए कहा था, हमारे पूर्वजों ने पहले ही देख लिया था कि अगर ये तकनीक गलत हाथों में पड़ी तो पृथ्वी का अंत निश्चित है। इसलिए ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाने का ज्ञान लुप्त कर दिया गया। विमान शास्त्र के पन्ने इतिहास की धूल में खो गए। वो ज्ञान खोया नहीं है,
वो आज भी हमारे वेदों और पुराणों में कोडेड भाषा में मौजूद है। बस हमें उसे डिकोड करने वाली वो की या दृष्टि दोबारा हासिल करनी होगी। तो दोस्तों, महाभारत की ये टेक्नोलॉजी कोई कहानी नहीं, बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास का एक दस्तावेज है। ये सबूत है कि भारत कभी सपेरों का देश नहीं था, बल्कि वो धरती थी जहां विज्ञान और आध्यात्म का ऐसा संगम था जिसकी कल्पना भी आज का पश्चिम नहीं कर सकता। पाशुपतास्त्र जो ब्लैक होल जैसी शक्ति रखता था, वज्र जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का प्रतीक था, ये सब हमारे पूर्वजों की विरासत है। आज जब दुनिया फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, जब एआई और बायो वेपन्स का खतरा मंडरा रहा है, तो हमें अपने अतीत की ओर देखना होगा। हमें समझना होगा कि शक्ति का मतलब सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि संतुलन भी है। 2025 का भारत अब अपनी उस खोई हुई पहचान को वापस पा रहा है। हमारे वैज्ञानिक फिर से वेदों में छिपे विज्ञान को खंगाल रहे हैं। चाहे वो इसरो के मंगल मिशन हो या हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी, हर जगह उस प्राचीन ज्ञान की झलक दिख रही है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस संस्कृति के वारिस हैं जिसने दुनिया को शून्य भी दिया और अनंत भी, जिसने दुनिया को शांति का पाठ भी पढ़ाया और जरूरत पड़ने पर ब्रह्मास्त्र चलाने का दम भी रखा। ये समय है अपनी जड़ों को पहचानने का। ये समय है दुनिया को बताने का कि विज्ञान का असली फादर कोई पश्चिमी देश नहीं, बल्कि हमारा भारतवर्ष है। लेकिन दोस्तों, महाभारत की टेक्नोलॉजी तो सिर्फ जमीन और आसमान तक सीमित थी। क्या आपको पता है कि भारत के पास समुद्र के नीचे एक ऐसी दुनिया थी जो आज के अटलांटिस की कहानियों को भी फीका कर देती है? एक ऐसा शहर जो पूरा का पूरा सोने का बना था, जिसके पास अपनी पनडुब्बियां थीं और जो रातों रात समुद्र में समा गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भगवान श्री कृष्ण की द्वारका की। क्या द्वारका पर किसी एलियन सभ्यता ने हमला किया था, या वो किसी प्राचीन सुनामी का शिकार हुई, या फिर वहां कोई ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया था जिसने पूरे शहर को डुबो दिया? आज भी गुजरात के समुद्र तट के नीचे गोताखोरों को उस महान सभ्यता के अवशेष मिल रहे हैं। अगले वीडियो में हम चलेंगे समुद्र की गहराइयों में और खोलेंगे द्वारका नगरी का वो राज जिसे जानकर नासा के वैज्ञानिकों के भी पसीने छूट गए हैं। वो सबूत जो साबित करते हैं कि द्वारका कोई